दोस्तों, बचपन में हम सबने एक ऐसी अफवाह सुनी थी जो हर स्कूल, हर गली और हर घर में चर्चा का विषय बनी हुई थी। और वह थी 2012 में दुनिया के खत्म होने वाली भविष्यवाणी। उस समय हर जगह बस यही सवाल गूंजता था, क्या सच में हमारी यह प्यारी सी धरती अपने आखिरी दिनों की तरफ बढ़ रही है? बड़े बड़े धर्मगुरु, ज्योतिषी और विद्वान लोग अपनी अपनी किताबें खोलकर भविष्यवाणी कर रहे थे कि 2012 का साल प्रलय लेकर आएगा। सबसे हैरानी की बात यह थी कि नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक भी इस बात को गंभीरता से लेने लगे थे और उन्होंने धरती के अंदर हो रहे बदलावों पर रिसर्च शुरू कर दी थी, क्योंकि हर किसी के दिल में डर के साथ साथ यह जिज्ञासा भी थी कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो पूरी मानव जाति को मिटा देगा। यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है, जब हम पीछे मुड़कर साल 2008 का समय देखते हैं। ये वह दौर था जब दुनिया अभी अपनी चालू रफ्तार में चल रही थी, लेकिन इसी बीच एड्रियन हेलम्सले नाम का एक भूवैज्ञानिक भारत आता है। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, क्योंकि यहाँ उसकी मुलाकात एक प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिक सतनाम से होती है, जो पृथ्वी के सबसे अंदरूनी हिस्से यानी कोर के बारे में गहन अध्ययन कर रहा था। सतनाम एड्रियन को एक डरावनी सच्चाई बताता है कि सूरज से निकलने वाली न्यूट्रिनो नाम की खास किरणें पृथ्वी के कोर को इतनी तेजी से गर्म कर रही हैं कि अब वह पिघलने और अस्थिर होने की कगार पर पहुंच चुका है। और इसका सीधा नतीजा यह होगा कि हमारी धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराने लगेंगे, जिससे पूरी दुनिया में विनाश की लहर दौड़ जाएगी। इस चौंकाने वाली खोज के बाद एड्रियन की जान में जान आती है और वह तुरंत अमेरिका वापस लौटता है, जहां वह उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति थॉमस विल्सन को यह पूरी बात बिना किसी झिझक के बताता है। धीरे धीरे यह चेतावनी दुनिया के हर कोने तक पहुंचती है और जल्द ही सभी बड़े देशों के नेताओं को यह सच्चाई मालूम पड़ जाती है कि यह दुनिया कुछ ही सालों में खत्म होने वाली है। इसलिए दुनिया की सबसे ताकतवर नेशंस की एक बेहद गुप्त बैठक बुलाई जाती है, जिसमें वे इस भीषण तबाही से बचने का कोई रास्ता खोजते हैं और आखिरकार एक बहुत बड़ा और मजबूत शिप बनाने का फैसला करते हैं। यह शिप इतना विशाल होता है कि उसके अंदर हजारों लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता था, लेकिन जब इसके टिकट की कीमत $1 अरब तय की जाती है तो यह साफ हो जाता है कि यह बचाव मिशन सिर्फ दुनिया के अमीर और ताकतवर लोगों के लिए है, जबकि गरीब और आम इंसानों को उनकी किस्मत पर छोड़ दिया जाता है। इस जहाज के साथ साथ इतिहास की सभी अनमोल और दुर्लभ चीजों जैसे पेंटिंग्स, किताबें और कलाकृतियों को भी सुरक्षित किया जा रहा है, ताकि नई दुनिया में इंसानियत की विरासत बनी रहे। इस शिप को पूरी दुनिया की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट के पास चीन के पहाड़ी इलाके में बनाया जा रहा है, क्योंकि जब भारी बाढ़ और पानी की लहरें आएंगी तो यही सबसे आखिरी जगह होगी जो पानी के नीचे डूबेगी। इस तरह सारी वैल्यूएबल चीजों को बचाने और शिप के निर्माण में पूरे 3 साल बीत जाते हैं और आखिरकार हम साल 2012 में पहुंचते हैं, जिसे पूरी दुनिया अपना आखिरी साल मान रही थी। अब कहानी का असली हीरो सामने आता है, जो है जैक्सन, एक साधारण आदमी जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था और इसलिए उसने एक साइंस फिक्शन किताब भी लिखी थी, लेकिन उसे उतनी सफलता नहीं मिली। पैसों की तंगी के चलते उसे कैलिफोर्निया में एक बहुत अमीर रशियन फैमिली के लिए ड्राइवर का काम करना पड़ता है, जिसका मालिक यूरी नाम का एक रूसी अरबपति होता है। हमें यह भी पता चलता है कि जैक्सन का तलाक हो चुका है और उसके 2 मासूम बच्चे उसकी पूर्व पत्नी के साथ रहते हैं, जो अब अपने नए बॉयफ्रेंड गॉर्डन के साथ एक नई जिंदगी बिता रही है। लेकिन जैक्सन एक अच्छे पिता होने का फर्ज निभाते हुए हर शनिवार को अपने बच्चों को घुमाने ले जाता है, ताकि वह उनके साथ कुछ पल बिता सके और उन्हें अपने प्यार का एहसास दिला सके। उसी दिन हमेशा की तरह जैक्सन अपनी पूर्व पत्नी के घर जाकर अपने बच्चों को लेता है और उन्हें लेकर नेशनल पार्क की ओर निकल पड़ता है, जहां वह अक्सर समय बिताने आया करता था। लेकिन इस बार पार्क में पहुंचकर वह सकते में आ जाता है, क्योंकि जो जमीन कभी हरी भरी और जीवंत थी वह आज पूरी तरह सूखी और बंजर हो चुकी है। पार्क के अंदर स्थित झील, जहां वह अक्सर अपने बच्चों के साथ बैठा करता था, अब पूरी तरह सूख चुकी थी और उसके तल पर सिर्फ दरारें ही दिख रही थीं। यह देखकर जैक्सन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन फिर भी वह अपनी जिज्ञासा के चलते बच्चों को लेकर पार्क के उस हिस्से की तरफ बढ़ जाता है जहाँ जाना सख्त मना था। बिना सोचे समझे वह रेलिंग पार कर अंदर चला जाता है और वहाँ उसे कई सारे जानवर मृत पड़े हुए दिखते हैं, जिन्हें उसने कभी अपनी आंखों से ऐसी हालत में नहीं देखा था। तभी अचानक वहाँ दर्जनों सैन्य अधिकारी और जीपें आ जाती हैं और वे जैक्सन को सख्ती से अपने साथ चलने को कहते हैं, जिसके बाद उसे पार्क के नेशनल ज्योग्राफिक डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है। वहां उसकी मुलाकात एड्रियन हेलम्सले से होती है, जो जैक्सन को देखते ही पहचान लेता है, क्योंकि उसने कुछ साल पहले जैक्सन की लिखी हुई साइंस फिक्शन किताब पढ़ी थी और वह उसकी किताब से बहुत प्रभावित हुआ था। इस वजह से एड्रियन जैक्सन को तुरंत जाने का आदेश दे देता है और यह भी चेतावनी देता है कि यह जगह अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और उसे अपने बच्चों के साथ यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। इसी दौरान एक रहस्यमयी और अजीब आदमी दूरबीन से जैक्सन की हर हरकत पर नजर रख रहा होता है और जब जैक्सन बाहर आता है तो वह दौड़कर उसके पास आता है और पागलों की तरह उससे पूछता है कि उसे सैन्य अधिकारियों ने जाने कैसे दिया। यह आदमी कोई और नहीं
बल्कि चार्ली फ्रॉस्ट है, जो एक भूमिगत रेडियो शो चलाता है और लोगों को दुनिया के अंत के बारे में आगाह कर रहा होता है। जैक्सन उसे बताता है कि उसे वहां से निकलने को कहा गया है, लेकिन वह इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता और बच्चों को लेकर कैंपिंग के लिए चला जाता है। रात के अंधेरे में जब जैक्सन अपनी वैन के अंदर काम कर रहा होता है तो उसे बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं जो उसे बेचैन कर देती हैं, और बाहर निकलकर देखने पर वही चार्ली होता है जो अपनी वैन के अंदर बैठा अपना रेडियो शो लाइव प्रसारित कर रहा होता है। चार्ली जैक्सन को बताता है कि बहुत जल्द पृथ्वी की सभी टेक्टोनिक प्लेट्स जो अब तक स्थिर थीं आपस में टकराना शुरू कर देंगी, जिससे पूरी दुनिया में भयंकर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और विशाल सुनामियां आएंगी, और इसका नतीजा यह होगा कि इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। लेकिन जैक्सन इन सारी बातों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि उसे लगता है कि यह आदमी सिर्फ अपने रेडियो चैनल की लोकप्रियता के लिए झूठी अफवाहें फैला रहा है, और वह वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम जैक्सन की पूर्व पत्नी को शॉपिंग मॉल में देखते हैं, जहां वह अपने बॉयफ्रेंड गॉर्डन के साथ सामान खरीद रही होती है। लेकिन अचानक ही मॉल के फर्श पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं और जमीन 2 हिस्सों में बंट जाती है, जिससे वह दहशत में आकर तुरंत जैक्सन को फोन करती है और बच्चों को वापस लाने को कहती है। अगली सुबह जैक्सन बच्चों को उनकी मां के पास छोड़ता है और तभी उसके मालिक यूरी का फोन आता है, जो उसे अपने दोनों बच्चों को एयरपोर्ट पहुंचाने का आदेश देता है। दरअसल यूरी को पहले से ही सारी सच्चाई पता होती है, इसलिए वह अपनी औलाद को अपने पास बुला रहा होता है। जैक्सन उसके बच्चों को एयरपोर्ट छोड़ता है और जैसे ही वह वहां खड़ा होता है उसकी नजर बाहर की जमीन पर पड़ती है, जो बुरी तरह फट रही होती है और धरती का कण कण हिल रहा होता है। यह देखकर जैक्सन को यकीन हो जाता है कि चार्ली की बातें सच थीं और वह तुरंत एक हवाई जहाज का इंतजाम करके अपनी पूर्व पत्नी को फोन करता है, लेकिन वह उसकी बातों को मजाक समझकर फोन काट देती है। ठीक उसी वक्त एक रिक्टर स्केल पर 10.9 तीव्रता का भयानक भूकंप आता है, जो पूरे कैलिफोर्निया को हिलाकर रख देता है और उनका घर इधर उधर हिलने लगता है, जिससे वे सब मेज के नीचे छिप जाते हैं। सही समय पर जैक्सन अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है और अपनी पूरी फैमिली को बचाकर कार में बिठा लेता है और वह कैलिफोर्निया से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब वह पीछे मुड़कर आईने में अपने शहर को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरा कैलिफोर्निया धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जमीन ने अपना मुंह खोल लिया हो। बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें शतरंज की बिसात की तरह ढहने लगती हैं, सड़कें 2 हिस्सों में बिखर जाती हैं और पुल एक एक कर नीचे गिर जाते हैं, जिससे हजारों निर्दोष लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन जैक्सन ने हार नहीं मानी और उसने टूटी फूटी सड़कों पर बड़ी मुश्किल से गाड़ी चलाते हुए अपनी फैमिली को एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया। एयरपोर्ट पर पहुंचकर पता चला कि जिस आदमी को जहाज उड़ाना था उसकी मौत हो चुकी है। इसलिए जैक्सन ने गॉर्डन को कॉकपिट में जाकर प्लेन उड़ाने को कहा और सही समय पर वे सब उस प्लेन में बैठकर वहां से निकल पड़े और उनकी आंखों के सामने पूरा कैलिफोर्निया समुद्र की गहराइयों में समा गया। प्लेन के अंदर जैक्सन अपनी पूर्व पत्नी को बताता है कि दुनिया की सरकारों ने एक गुप्त मिशन के तहत एक विशाल जहाज बनाया है जो इस तबाही से बचने का एकमात्र जरिया है, लेकिन उस जहाज का रास्ता सिर्फ चार्ली को पता है, जिससे जैक्सन नेशनल पार्क में मिला था। जैक्सन अपनी पूरी फैमिली के साथ चार्ली के पास पहुंचता है, जो अभी भी अपना लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, और उससे मानचित्र मांगता है। चार्ली उसे बताता है कि वह नक्शा उसकी वैन के अंदर रखा है, और जैसे ही जैक्सन वहां जाता है तभी पीछे से एक विशाल ज्वालामुखी फट जाता है और उसका विस्फोट आसमान में राख का गुब्बार उड़ाते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। जैक्सन उस मानचित्र को लेकर बाल बाल बचता है और अपनी फैमिली के साथ प्लेन में सवार होकर वहां से भाग निकलता है, जिसके बाद वह देखता है कि वह जहाज चीन के पहाड़ी इलाके में बनाया गया है और उस तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बहुत बड़े कार्गो प्लेन की जरूरत होती है। इधर हम एड्रियन हेलम्सले को अपने पिता से फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जो इस वक्त अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप पर यात्रा कर रहे होते हैं और एक संगीतकार के रूप में काम करते हैं। एड्रियन के पिता को पूरी सच्चाई पता होती है और वे जानते हैं कि यह क्रूज शिप जल्द ही भयंकर लहरों का शिकार होने वाली है। इसलिए एड्रियन अपने पिता से बात करते हुए भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि वह जानता है कि वह अपने पिता को फिर कभी जीवित नहीं देख पाएगा। दूसरी तरफ जैक्सन अपने मालिक यूरी के परिवार से मिलने पहुंचता है, जो अपनी खुद की प्राइवेट प्लेन को उड़ाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जैक्सन यूरी से अपनी फैमिली को साथ ले चलने की गुहार करता है और इसी दौरान पता चलता है कि प्लेन को उड़ाने के लिए एक और पायलट की जरूरत है। इसलिए जैक्सन गॉर्डन को फिर से उड़ाने के लिए कहता है और सभी लोग लास वेगास एयरपोर्ट से सही समय पर निकलकर चीन की तरफ उड़ान भरते हैं। इस बीच पूरी दुनिया में यह खबर आग की तरह फैल चुकी होती है कि कुछ ही घंटों में पूरी मानवता मिट जाएगी और हर तरफ बस खौफ, चीखें और अराजकता का माहौल होता है। लोग अपने अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं और आखिरी उम्मीद में किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे होते हैं। ठीक इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति थॉमस विल्सन लाइव टेलीविजन पर देश के नाम अपना आखिरी संबोधन देते हैं, जिसमें वह बिना किसी झिझक के सच्चाई स्वीकार करते हैं और सभी को बताते हैं कि कोई भी उन्हें बचाने नहीं आने वाला
इसलिए सभी को अपनी मौत को शांति और साहस के साथ स्वीकार करना चाहिए। वह यह भी कहते हैं कि वह कभी भी किसी जहाज पर नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी जान को अपने देशवासियों के साथ समर्पित कर देंगे, जिससे उनकी बेटी को बहुत दुख होता है और वह उन्हें फोन करके कहती है कि उसे पता था कि उसके पिता ऐसा ही करेंगे। और इस बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे के लिए बहुत भावुक हो जाते हैं और राष्ट्रपति अपनी बेटी को जहाज में जाने का सख्त आदेश देते हैं, जिसके बाद बेटी अपने पिता को छोड़कर चीन के लिए निकल जाती है। अब दृश्य फिर से एड्रियन के कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है, जहां वह एक विशाल सुनामी को सैटेलाइट के माध्यम से भारत की ओर बढ़ते हुए देख रहा होता है। और ठीक उसी समय उसे सतनाम का फोन आता है, जो उसे बताता है कि जिस टीम को वह उन्हें बचाने के लिए भेजा गया था वह अभी तक नहीं पहुंची है। और इसके कुछ ही पलों बाद वह बड़ी सुनामी वहां आकर सतनाम और उसके परिवार को अपनी चपेट में ले लेती है, जिससे एड्रियन को बहुत बड़ा झटका लगता है और वह बिल्कुल टूट जाता है। दूसरी तरफ हम उस क्रूज शिप को देखते हैं जहां एड्रियन के पिता मौजूद हैं, जो अपनी आंखों के सामने एक ऐसी विशाल लहर को आते हुए देखते हैं जो पहाड़ों जितनी ऊंची थी, और उस लहर के टकराते ही पूरा क्रूज शिप समुद्र के अंदर बिना किसी निशान के गायब हो जाता है और एड्रियन के पिता की भी वहीं मौत हो जाती है, जिससे एड्रियन का दिल पूरी तरह टूट जाता है। इसी बीच जैक्सन के प्लेन में एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है, जब पायलट उसे बताता है कि प्लेन का इंजन फेल हो गया है और ईंधन का स्टॉक सिर्फ 15 मिनट का बचा है, जिसके चलते उन्हें कहीं जल्द से जल्द लैंड करना होगा। लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती और उनका प्लेन चीन की बॉर्डर के पास एक भयानक क्रैश हो जाता है, जिसमें प्लेन का पायलट तो मारा ही जाता है, बाकी लोग किसी तरह जीवित बाहर निकलते हैं, लेकिन वे एक बर्फीली और बंजर जगह पर फंस जाते हैं। सौभाग्य से कुछ ही देर में भारतीय और चीनी सेना के हेलीकॉप्टर वहां पहुंचते हैं और उन सभी को रेस्क्यू कर लेते हैं, जिसके बाद वे उन्हें जहाज के पास ले जाते हैं। वहां पहुंचकर जैक्सन का मालिक यूरी अपना महंगा टिकट दिखाता है और उसे अंदर जाने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन जैक्सन के परिवार के पास कोई टिकट न होने के कारण उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता, जिससे जैक्सन बहुत निराश होता है। तभी वहां एक बौद्ध भिक्षु आता है जो उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और वह अफसरों को जैक्सन के परिवार को अंदर जाने देने का आग्रह करता है, जिसके बाद उन्हें भी अनुमति मिल जाती है। इसी बीच पूरी दुनिया का विशाल हिस्सा पानी के अंदर समा चुका होता है और अमेरिकी राष्ट्रपति थॉमस विल्सन भी एक भूकंप की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं, जिससे दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो चुकी होती है। जैक्सन और उसका परिवार आखिरकार जहाज के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए जमा होते हैं। लेकिन जहाज के वैज्ञानिकों को पता चलता है कि 28 मिनट के भीतर एक विशाल सुनामी उस जहाज तक पहुंच जाएगी, जिसके कारण वे तुरंत जहाज के बड़े बड़े गेट बंद करवा देते हैं। यूरी अपना टिकट दिखाकर भी अंदर नहीं घुस पाता और वह गेट के बाहर ही मर जाता है। अंदर एड्रियन सभी वैज्ञानिकों को इंसानियत का पाठ पढ़ाता है और गेट खोलने की मांग करता है, ताकि वे जितने लोगों को बचा सकते हैं उन्हें बचा सकें। और अंततः गेट वापस खोल दिए जाते हैं, जिससे सैकड़ों लोग जहाज के अंदर दौड़कर आने लगते हैं। इस भगदड़ में जैक्सन के परिवार का बॉयफ्रेंड गॉर्डन मारा जाता है, लेकिन जैक्सन अपने परिवार को एक दूसरे रास्ते से जहाज के अंदर ले आता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब जहाज का गेट जो अंदर आने के लिए खोला गया था बंद नहीं हो रहा होता, क्योंकि गेट के हाइड्रोलिक गियर में एक मोटी तार फंस गई होती है और उसके बिना गेट बंद नहीं हो सकता। जब विशाल सुनामी जहाज से टकराती है और पानी अंदर भरने लगता है, तो एड्रियन अपनी टीम के साथ उस गेट को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। सौभाग्य से जैक्सन स्पीकर के माध्यम से उनकी बातचीत सुन लेता है और वह अपनी जान की परवाह किए बिना पानी के अंदर गोता लगाकर उस गेट की तरफ तैरता है। बहुत मुश्किल से वह उस मोटी तार को ढूंढता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकालता है, जिसके बाद गेट आखिरकार बंद हो जाता है और पानी अंदर आना रुक जाता है। लेकिन अब भी उनकी मुसीबतें खत्म नहीं होती, क्योंकि जहाज अब उनके कंट्रोल में नहीं रहता और सीधा माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियों से टकराने वाला होता है, जिससे यह साफ पता चल जाता है कि पानी का लेवल एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंच चुका है। यानी पूरी दुनिया अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और सिर्फ ये कुछ लोग ही इस जहाज में बचे हैं। टक्कर होने से बिल्कुल आखिरी समय पर जहाज का इंजन उनके काबू में आ जाता है और वह पानी पर तैरना शुरू कर देता है, जिससे सभी लोगों की जान बच जाती है। इस तरह जहाज लगभग 1 साल 1 महीना और 27 दिन पानी पर बहता रहता है, जब तक कि पानी का स्तर धीरे धीरे कम होना शुरू नहीं हो जाता। आखिरकार जब पानी काफी कम हो जाता है तो सभी बचे हुए लोग बची हुई धरती की तरफ रुख करते हैं, ताकि वे इस दुनिया को फिर से आबाद कर सकें और एक नई शुरुआत कर सकें। इसके साथ ही यह अद्भुत और भव्य फिल्म 2012 खत्म हो जाती है, जो अपने VFX, भावनात्मक ड्रामा और रोमांचक कहानी के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। अगर आपको फिल्म का यह विस्तृत व्याख्यान पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।